A very good morning to all of you. And firstly, Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. good morning. Please mute your mic. Good morning, ma'am. Mute your mic, beta. Ma'am. Okay. So today we will discuss about the digestion in human being. And first of all, we have to discuss about our teeth, types of teeth, because we have discussed it in our last class, but it was not completed. है ना? तो आगे का हमको डिस्कस करना है, इसी को देख लेते हैं. So here we will discuss about our teeth, है ना? How many teeth do we have? So there are 4 types of teeth we have in our mouth. Okay. So first one, incisors, which are given on page number 19. Incisors. ठीक है ना? Your front teeth, जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं बेटा, सामने के जो होते हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4, आगे के 4, नीचे के 4, इनको हम बोलते हैं बेटा इंसाइजर्स. ये क्या काम करते हैं? ये चीजल शेप्ड होते हैं और ये कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज होते हैं. ठीक है, कटिंग और बाइटिंग मीन्स काटने के लिए उसे यूज किया जाता है, जो भी आप फूड खाते हो. आफ्टर दैट आते हैं आपके कैनाइन्स. जो आपके इंसाइजर्स हैं, उन्हीं के पास जो ये इधर इधर और ये नीचे नीचे है ना, ये शार्प जो आपको दिख रहे हैं, ये कैनाइन्स होते हैं. ये पॉइंटेड एंड शार्प होते हैं. एंड यू नो दैट हाउ मेनी कैनाइन्स आर देयर इन आवर माउथ? 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ. आप देख सकते हो क्लियरली इसको. 2 ऊपर हैं आपके कैनाइन्स और 2 नीचे हैं. तो टोटल कितने कैनाइन्स हो गए आपके माउथ में या आपके पूरे कंप्लीट जॉ में? वो हो गए आपके 4. आफ्टर दैट प्रीमोलार्स. प्रीमोलार्स आपके होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब जो आपके कैनाइन्स हैं उन्हीं के बगल में 4, मतलब 2 इधर 2 इधर और नीचे भी 2 कैनाइन्स के इधर 2 कैनाइन्स के इधर. तो टोटल ये 8 होते हैं. ठीक है ना? और उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे आपके जो इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर्स क्या काम करते हैं बेटा? कि वो कटिंग के लिए यूज होते हैं और आपके लाइक बाइटिंग के लिए यूज होते हैं. ऐसे ही आपके जो कैनाइन्स है वो टीयरिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब जो आप फूड खाते हो उसको फाड़ने के लिए. ठीक है ना? उनका यूज कर फूड जो है उसको फाड़ने का काम किसका होता है? वो आपका कैनाइन्स का होता है. उसके बाद आते हैं प्रीमोलार्स. प्रीमोलार्स बेटा क्या होते हैं? ये चबाने और ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं. ठीक है ना? वो आपका जो फूड आपने खाया है उसे चबाना है और उसे ग्राइंड करना है ना? चूइंग एंड ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग इसके लिए आप प्रीमोलार्स का यूज करते हो. कितने होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 4 ऊपर 4 नीचे. ठीक है ना? उसके बाद जो लास्ट बचते हैं वो है मोलार्स. ये भी प्रीमोलार्स जैसे होते हैं, बट प्रीमोलार्स से थोड़े बड़े होते हैं. ठीक है ना? ये भी प्रीमोलार्स जैसे ही होते हैं, लेकिन प्रीमोलार्स से बड़े होते हैं. ठीक है ना? ये भी क्या काम करते हैं? ये भी च्यू एंड ग्राइंड, मतलब चबाने और ग्राइंड का काम करते हैं. ये ऊपर 6 होते हैं और नीचे 6 होते हैं, मतलब इनका टोटल नंबर होता है बेटा कितना? 12. क्लियर? I am repeating again about the whole types of teeth. First one, incisors. What are incisors? They are total 8 in our mouth. ठीक है ना? In our jaw. देखो 4 आपके फ्रंट में ही रहते हैं. ये 4 आपके ऊपर 4 आपके नीचे जो फ्रंट में है उन्हें हम इंसाइजर्स बोलते हैं. ये बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज होते हैं. है ना? आप फूड खाते हो तो उसकी बाइटिंग और कटिंग के लिए आप इनका यूज करते हो. आफ्टर दैट कैनाइन्स. कैनाइन्स आपके जो होते हैं शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं. मीन जो आपके कैनाइन्स है उन्हीं के देखो बगल में 2 ऊपर है 2 नीचे है. ठीक है ना? तो ये आपके हो गए कैनाइन्स. बेसिकली इनका यूज क्या होता है? ये फूड की टीयरिंग में यूज होते हैं, मतलब फूड को फाड़ने में यूज किए जाते हैं. उसके बाद आपके प्रीमोलार्स आते हैं. इनका क्या यूज होता है बेटा? ये भी आपके ऊपर 4 नीचे 4 होते हैं. किसके साइड में? लाइक जो आपके अभी कैनाइन्स पड़े आपने उनके बगल में 2 इधर होंगे ऊपर 2 इधर होंगे कैनाइन्स के. ऐसे नीचे भी कैनाइन्स के 2 इधर 2 इधर. तो ये टोटल 8 होते हैं आपके. इनका क्या वर्क होता है? ये चुइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं. और लास्ट जो है आपके वो है मोलार्स. ये टोटल 6 होते हैं अपर जॉ में और नीचे भी 6 होते हैं लोअर जॉ में, मतलब
और इनका भी यूज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए होता है। टोटल नंबर ऑफ अगर हम देखेंगे मोलार्स तो वो कितने हो गए, वो 12 हो गए। ठीक है, ये आपके टाइप्स थे टीथ के। उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं इसमें कि आप एक टीथ का स्ट्रक्चर देखो कि टीथ में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इनको देखेंगे तो फर्स्ट वन जो आती है वो होती है रूट, है ना। अब हम टीथ को डिस्कस करेंगे कि टीथ क्या क्या होता है। ये तो हमने टाइप्स पढ़ लिए, अब हम एक पर्टिकुलर टीथ के बारे में देखते हैं कि टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं टीथ में तो रूट आती है। रूट का मतलब जैसे आप प्लांट में रूट होती है, तो प्लांट में रूट क्या होती है, जो सॉइल के अंदर रहती है, सॉइल में अंडरग्राउंड रहती है, सॉइल में दबी रहती है, एम्बेडेड रहती है सॉइल में। ऐसे ही जो हमारे टीथ में रूट होती है, तो टीथ के जो आपका जो ये गम्स है, जो आपके गम्स है ना, यू नो वेरी वेल गम्स किसे बोलते हैं, जो ये रेड रेड पार्ट होता है टीथ के नीचे और ऐसे इधर टीथ के ऊपर, जो पार्ट गम्स के अंदर रहता है टीथ का, समझिए वो पार्ट जो गम्स के अंदर रहता है टीथ का, उस पार्ट को हम बोलते हैं रूट। क्लियर? आपको क्या समझ में आया यहाँ पर? रूट द पार्ट विच इज एम्बेडेड इन आर गम्स, मतलब हमारे गम्स में जो पार्ट रहेगा टीथ का, जितना भी पार्ट गम्स में रहे, मतलब ये जो गम्स है इसके अंदर जितना पार्ट एम्बेडेड है, जितना पार्ट गम्स में रह गया है, वो आपका आ गया किसमें, वो आ गया आपका रूट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्राउन, तो क्राउन क्या होता है, आपके जो टीथ हैं, आपके जो बेटा टीथ है उसमें सबसे अपर पार्ट, टॉप पार्ट, मतलब ये समझ रहे हो, टीथ का सबसे ऊपर वाला, ऊपर से टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड क्राउन। और जो लास्ट आपका है वो है नेक। नेक क्या होता है, रूट और क्राउन के बीच का जो पार्ट है। रूट वो पार्ट जो गम्स के अंदर दबा हुआ है, और क्राउन बिल्कुल ऊपर, ये ऊपर का पार्ट। तो जो रूट, आप डायग्राम देखो अच्छे से, रूट और क्राउन के बीच का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम नेक बोलते हैं। ये तो बात की हमने टीथ के आउटसाइड के स्ट्रक्चर की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, है ना। अब हम अंदर से देखेंगे कि टीथ के अंदर क्या होता है। अंदर मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि जो गम्स के अंदर दबा हुआ है वो तो रूट हो ही गया, टीथ के अंदर क्या है जो हमें दिखाई नहीं देता है बाहर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इनेमल। व्हाट इज इनेमल? ये जो टीथ का व्हाइट पार्ट होता है, ये जो टीथ व्हाइट दिखाई देते हैं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ इनेमल की वजह से दिखते हैं। तो टीथ का जो व्हाइट पार्ट होता है इट इज कॉल्ड इनेमल। और एक चीज और यहाँ पर याद रखनी है, हमारा जो सबसे हार्ड पार्ट होता है, मतलब इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है। तो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेंटाइन। डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर। जैसे हमारी जो ये बोन, जो बोन है हमारी टीथ के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड डेंटाइन। और ये भी बहुत हार्ड होता है, बट हार्डेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा हार्ड कौन है, वो है इनेमल। और ये इनेमल की बात सिर्फ आपके माउथ ही माउथ की नहीं हो रही है, हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है दैट इज नोन एज इनेमल। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड टाइप्स ऑफ टीथ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है वो देख लीजिए। फॉर दिस यू हैव टू ओपन पेज नंबर 20। आपको जो नीचे टेबल दी हुई है बेटा, उसमें दिया है कि कितने टाइप के टीथ होते हैं लोअर जॉ में या अपर जॉ में, उनको पढ़ लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं टेकिंग केयर ऑफ टीथ विच इज ऑन पेज नंबर 20। मतलब टीथ की केयर करनी चाहिए। देखो बेटा, टीथ है ना, उसी से खाना खा पाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना। और अगर वही खराब हो गए तो क्या होगा, समझो बात को। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ टीथ। हमारे टीथ इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से आप खाना खाते हो। अब यही नहीं होंगे तो इमेजिन करो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्लाक के बारे में। व्हाट इज प्लाक? आप फूड खाते हो, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, आपका जो सलाइवा होता है, और जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, आप शुगर भी खाते हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सलाइवा मिक्स हो जाता है फूड पार्टिकल्स में। तो ये बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स, सलाइवा, इन सब की हमारे टीथ पर एक लेयर, एक थिन लेयर बन जाती है, थिक लेयर, जो एक येलोइश कलर की होती है ना। हमारे टीथ पर एक थिन और स्टिकी, स्टिकी मतलब चिपचिपी, किसकी वजह से? फूड पार्टिकल्स
ठीक है, फूड पार्टिकल्स आ गया, बैक्टीरिया आ गए और सलाइवा, इन सब की क्या होती है हमारे माउथ में एक थिन और स्टिकी लेयर बन जाती है। और वो स्टिकी लेयर कहाँ पर जाकर रुकती है, वो कहाँ पर चढ़ जाती है लेयर, वो हमारे टीथ पर हो जाती है। और इसी थिन लेयर को हम बोलते हैं प्लाक। ठीक है, हमने प्लाक समझ लिया क्या होता है। अब उसके बाद इस प्लाक की वजह से क्या होगा कि ये जो लेयर है अगर ये जमी रह गई, मतलब ये लेयर रह गई टीथ पर, तो ये क्या करेगी, ये आपके टीथ में छोटे 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 होल्स कर देगी। जो आपके दांत हैं उनमें क्या कर देगी, छोटे छोटे होल्स कर देगी, है ना। और ये होल्स क्या हो जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद ये पूरे होल्स मिलकर एक बड़ा होल बना लेंगे आपके टीथ में, जो कि क्लियरली दिखाई देगा, बड़ा होल बना देंगे। और इसी को हम कैविटी बोलते हैं। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। ये होल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि जो वो थिन लेयर थी ना आपके टीथ पर बनी हुई थी, वो लेयर क्या बनाने लगती है, वो एसिड एसिड बनाने लगती है माउथ में। ठीक है, वो एसिड फॉर्म करने लगती है जिसकी वजह से होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे टीथ में, एंड दे विल कन्वर्ट टू अ लार्ज टीथ आफ्टर सम टाइम, एंड दिस इज नोन एज कैविटी। क्लियर। अब इस कैविटी से बचे कैसे, तो ये कैविटी हो किसकी वजह से रही है, ये हो रही है थिन लेयर, जो आपकी येलोइश लेयर आ रही है फूड पार्टिकल्स बैक्टीरिया वगैरह की टीथ के ऊपर, उस लेयर को हटा दो तो आपकी जो ये कैविटी की प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो उस लेयर को हटाने के लिए क्या करें हम, है ना, इसके लिए कुछ प्रिवेंशन करने पड़ेंगे हमको। हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेली हमको ब्रश करना पड़ेगा, उठने के बाद, मतलब मॉर्निंग में, और रात को सोने से पहले डेली ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश नहीं करेंगे आप तो 100% कैविटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ब्रश क्या होता है कि वो जो लेयर बनती है एसिड की, स्टिकी लेयर जो बन जाती है, उसे वो रिमूव करता है। तो ब्रश करना चाहिए। और आप अगर फूड, आप खाना खा रहे हो, कभी भी कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, खाने से मतलब नहीं आपने कुछ भी खाया, तो खाने के बाद आपको अपना जो माउथ है वो अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, है ना, जिससे वो लेयर जो है वो टीथ पर ना आए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो बचना चाहिए ऐसी चीजों से जिनमें शुगर होता है काफी ज्यादा, जैसे चॉकलेट, स्वीट्स, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा कम कम खाना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम से खाते चले जा रहे हो। तो शुगर जब ज्यादा होती है ना फूड में, तभी ज्यादा लेयर बनती है, वही ज्यादा क्या होती है, उसी में ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो लेयर बना देते हैं। तो शुगर जिसमें ज्यादा होती है उस फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल मत खाओ, खाओ, खाने के बाद अच्छे से माउथ वॉश करो और थोड़ा अवॉइड करो इन चीजों को, ये नहीं पूरा दिन खा रहे हो आप। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ देखते हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जो सेल्फ क्लीनिंग का काम करती हैं, माउथ को खुद ही वो क्लीन करती हैं, जैसे कैबेज आ गई, और कैरट, रेडिश, कुछ सिट्रस फ्रूट्स, मतलब ऐसे फ्रूट्स जिसमें जूस होता है, उनको भी आप खाओगे तो वो भी आपको एक टीथ को क्लीनिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमें यहाँ पर क्या देखना है बेटा, लास्ट में आपको बोल दे रही हूँ कि आप जब भी कुछ भी खाते हो, माउथ को वॉश जरूर करो, और ब्रश तो डेली करो। वैसे सभी करते होंगे, लेकिन उठने के बाद और उठने सोने से पहले, ठीक है, ब्रश जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये लेयर है ना, आपकी कैविटी अगर प्रॉब्लम हो गई तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उसके गलत, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा चलो, एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे जो एलिफेंट होता है, एलिफेंट की जो टस्क होती है, आपने देखा है ना, वो निकला होता है ऐसे दांत बड़ा सा उनका, तो वो जो उनका वो टीथ होता है वो कौन सा वाला होता है, वो आपका यहाँ पर इंसाइजर्स होते हैं, जैसे हमारे इंसाइजर्स है। तो बड़ी वाली जो टस्क निकली होती है एलिफेंट की, वो इंसाइजर होती है, जो उसको फाइट करने में, जैसे कोई उसको परेशान कर रहा है किसी तरीके से, तो वो क्या करता है, वो उसी को डाल बॉडी में गाड़ देता है किसी दूसरे की, ठीक है, जिससे वो खुद को बचाता है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट भी करता है उस इंसाइजर की हेल्प से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो एनिमल की टस्क होती है वो टीथ कौन सा वाला होता है, कौन सा पार्ट होता है, तो वो आपका इंसाइजर, आपका नहीं, एलिफेंट का इंसाइजर होता है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो मेन फंक्शन डिस्कस करना है, आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा पार्ट। हम जो यहाँ पर मेन चैप्टर में जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। कौन सा प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ फूड, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे। तो डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब हमने पढ़ा था कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, क्या होता है डाइजेशन। तो सिंपल हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के अंदर आता है हमें कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना होता है सिंपलर फूड में, यही होता है ना। कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं।
तो फूड को क्या कन्वर्ट करते हैं, फूड के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, उन्हीं को तो हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो अब आपको मैं सिंपल सी चीज ये बता रही हूँ यहाँ पर कि जो फूड होता है बेटा, उसका उसका जो न्यूट्रिएंट होता है, उनके न्यूट्रिएंट्स में से कौन से न्यूट्रिएंट्स को, कौन से कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेशन होता है बेटा, उसमें क्या काम किया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है फूड में, उसे कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में। फैट्स जो होते हैं फूड में, उन्हें कन्वर्ट करना होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। एंड लास्ट जो प्रोटीन होता है फूड में, उसे कन्वर्ट करना होता है अमाइनो एसिड में। क्लियर। डाइजेशन में बस यही 3 काम करने हैं। अब आपको प्रॉपर समझ में आ गया ना, ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है, ये वाले पार्ट कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल। यानी कि डाइजेशन जो होगा उसमें आपका इन्हीं को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, यही करना है बस डाइजेशन में, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बेटा में, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डाइजेशन का बेटा प्रोसेस होता है, वो हम जैसे ही खाना खाते हैं वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम जब हमने फूड खाया, तो वो फूड जो है वो किसके साथ मिक्स होगा, सलाइवा के साथ मिक्स होगा। अच्छा एक चीज और, सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है ना। तो सलाइवा आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या होती है, वो सलाइवा रिलीज करती हैं। ये याद रखिएगा आप, जो आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो ही माउथ में सलाइवा रिलीज करती हैं, वही सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ। अब वो मिक्स हो गया फूड के साथ, अब माउथ में वो सलाइवा क्या काम करेगा, वो सलाइवा जो आपके फूड में स्टार्च है उसको कन्वर्ट करेगा शुगर में। क्लियर। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि माउथ में एक काम होता है ये, कि जो हम खाना खाते हैं वो जो फूड है वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ, और वो सलाइवा क्या काम करता है, उस फूड में जो स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। ये आपको याद रखना है। माउथ में सिर्फ एक ही काम हुआ है, फूड के अंदर की स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर। अब आप यहाँ पर एक चीज और समझिए, माउथ के बाद फूड कहाँ जाएगा, जब हमने माउथ में वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गई, अब बचा जो खाना जो डाइजेस्ट करना है आगे, पूरा डाइजेस्ट थोड़ा हुआ है माउथ में, अभी तो कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो अब जो बाकी का फूड है वो अब माउथ से अंदर जाएगा, और माउथ के बाद वो जाएगा हमारे जो थ्रोट में फूड पाइप होता है, फूड पाइप थ्रोट से लेकर स्टमक तक जाता है। माउथ से जो फूड है वो फूड पाइप में जाएगा, जिसे ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ईसोफेगस। तो माउथ से फूड पाइप में गया खाना, और वो फूड पाइप जो है वो कहाँ पर ओपन होता है, वो ओपन होता है आपके स्टमक में। क्लियर। तो पहले फूड माउथ में, फिर माउथ से जब ईसोफेगस में गया तो ईसोफेगस के रास्ते से होकर स्टमक में जाएगा, लेकिन ऐसे सिंपली नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो एसोफेगस होता है, इसकी आप डायग्राम देख सकते हो, दिया हुआ है 20 पेज नंबर पे। एसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती रहती है, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, ऐसे सिकुड़ती है खुलती है, सिकुड़ती है खुलती है, सिकुड़ती है खुलती है। क्योंकि अगर खाना ऐसे ही डालोगे तो ऐसे ही सिंपली नहीं चला जाएगा पाइप से होकर, एसोफेगस से होकर सिंपली स्टमक में नहीं जाएगा। तो इसे इजीली पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है, एसोफेगस की जो वॉल्स है उनको ऐसे होना पड़ता है, रिलैक्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके फूड को दबा दबा के वो कहाँ तक पहुंचा देती है, स्टमक में। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं बताया कि ईसोफेगस में क्या कोई डाइजेशन का प्रोसेस होता है, नहीं होता है, ठीक है। एसोफेगस का काम सिर्फ इतना ही है कि वो फूड को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचा दे। देखो माउथ में हुआ ना डाइजेशन, स्टार्च कन्वर्ट हुई शुगर में, है ना, कुछ कन्वर्ट हुआ, लेकिन ईसोफेगस में कुछ भी पार्ट किसी में भी कन्वर्ट नहीं हुआ, उसने सिर्फ इतना काम किया कि फूड को माउथ से लिया और स्टमक के पास पहुंचा दिया। अब जब फूड जो है वो स्टमक के पास पहुंचेगा, फिर क्या होगा, स्टमक की शेप कैसी होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्टमक की शेप जे लेटर जो होता है ना, जे जे शेप होती है स्टमक की, ठीक है ना। अब जब फूड स्टमक में पहुंच गया, है ना, वहां पर क्या होगा, वहां पर डाइजेशन होगा। जो अच्छे से डाइजेशन होता है ना फूड का, वो स्टमक में होता है, कंप्लीटली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। जब फूड गया हमारा स्टमक के पास, तो स्टमक जो होता है वो टू
जो होती है, टू चीजें रिलीज करता है। फर्स्ट वन गैस्ट्रिक जूसेस और सेकंड वन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? ये याद रखिए। स्टमक, एक तो गैस्ट्रिक, स्टमक की जो वॉल होती है, समझ रहे हो ना, दीवारें, वो एक तो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती हैं और सेकेंडली आपका क्या रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है? गैस्ट्रिक जूस का काम ये है कि वो डाइजेशन करेगी। क्या, किसका डाइजेशन करेगी, समझ रहे हो? जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, इसको कन्वर्ट करेगी अमाइनो एसिड में। और गैस्ट्रिक जूसेस में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं, एक स्टमक जो है वो एंजाइम रिलीज करता है। याद रखिए, इसे एंजाइम बोल रही हूँ मैं, पेप्सिन रिलीज करता है स्टमक एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। तो वो पेप्सिन क्या काम करता है, वो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्लियर? तो अब वो पेप्सिन तभी कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को अमाइनो एसिड में जब जो फूड है वो एसिडिक फॉर्म में हो, वो एसिड में कन्वर्ट हो चुका हो। तो अब उसे एसिडिक फॉर्म में भाई कौन कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन तो अपनी शर्त बता चुका कि मैं तभी कन्वर्ट करूंगा फूड के प्रोटीन को अमाइनो एसिड में जब वो फूड मुझे एसिडिक फॉर्म में मिलेगा। तो उस फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? जो फूड में रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फूड में जो हाइड्रो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, वही क्या काम करेगा, वो फूड को एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन फूड के अंदर का जो प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अब एक चीज यहाँ पे कर दी ना हमने, देखो ध्यान से, ये तो हो गया ना कन्वर्ट, इसका काम खत्म। बिल्कुल, ये प्रोटीन कन्वर्ट हो चुका है अमाइनो एसिड में, बचे कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है ना? इनकी बात अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो उसके लिए क्या आएगा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे लिवर और पैनक्रियाज होते हैं हमारे, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और पैनक्रियाज भी ग्लैंड ही होती है। अब हमारा स्टमक का काम यहाँ पर खत्म करो पहले तो। ठीक है, स्टमक का काम क्या कर दो, खत्म कर दो, स्टमक का जो काम था वो हो चुका। अब क्या है, स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ा ऊपर जो होती है वो होता है लिवर, है ना, एब्डोमेन कैविटी में के पास होता है। और जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है वो स्टमक के जस्ट नीचे होती है। लिवर जो होता है कुछ जूसेस रिलीज करता है, उनका नाम होता है बाइल जूसेस। क्लियर? लिवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूसेस रिलीज करता है। वो बाइल जूसेस लिवर तो रिलीज कर चुका, लेकिन उस बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। लिवर रिलीज करता है बाइल जूसेस और वो बाइल जूसेस को स्टोर करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का। और पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है, पैनक्रियाज ग्लैंड क्या काम करती है, ये क्रीम कलर की होती है एक, और ये कहाँ होती है, स्टमक के नीचे होती है। ठीक है, ये क्या काम करेगी, ये आपका जो फैट है, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, वो प्रोटीन जो थोड़ा बहुत रह गया था अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना थोड़ा रह गया वो पेप्सिन से, तो उसे भी कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, और जो फैट्स है उनको भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या कर देगी बेटा, कन्वर्ट कर देगी। बाकी बची लिवर की बात, तो ये सब मिलकर क्या काम करते हैं, अब ये खाना जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका, कौन कर चुका है, पैनक्रियाज ग्लैंड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर चुकी है, पूरा कर चुकी है, बस थोड़ा सा बचा है। अब जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है, वो काम स्मॉल इंटेस्टाइन कर देगी। स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो होती है वो भी गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करती है। वहां पर जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचेगा, वो आधे से ज्यादा क्या हो चुका होगा, डाइजेस्ट हो चुका होगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत जो रह गया होगा, ये लिवर और पैनक्रियाज जो होते हैं ना, लिवर और पैनक्रियाज ग्लैंड, वो मिलकर, जैसे पेप्सिन क्या काम था, पेप्सिन ने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया, ऐसे ही लिवर और पैनक्रियाज ग्लैंड दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट और फैट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कन्वर्ट हो चुका खाना, और खाने को कहाँ पहुंच गया, अब वो स्टमक से, अब वो खाना स्टमक से पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अब फूड पहुंच चुका है।
जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच चुका, अब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट भी हो चुका है ना। जब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है तो अब क्या होगा, अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक मैंने आपको बता ही दिया था, वहां से फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अब ये भी कन्वर्ट हो चुके सारे, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, तो वहां से जो ब्लड होगा वो डाइजेस्टेड फूड को ले जाएगा, और जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं उनको क्या कर देगा, वो जाकर डाइजेस्टेड फूड दे देगा। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बताई यहाँ पर, कि जो डाइजेस्टेड फूड है, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है, वो तो चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में है ही, लेकिन जो वेस्ट निकला होगा वो भी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना। समझ रहे हो बात को। वो क्या होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप के, ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे बहुत सारे बने हुए होते हैं, डायग्राम देखो बुक में दिया है, ऐसे बने हुए रहते हैं, मतलब ऐसे लाइक इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं विलीज। फिंगर जैसे दिखते हैं बिल्कुल, डायग्राम देखो आपको गिवन होगा, पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो विलीज वगैरह बनी हुई। ये तो लिवर एंड पेनक्रियाज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कंप्लीट दिया हुआ है पेज नंबर 18 पर, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन दी हुई है, इसमें ऐसे ऐसे करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो विलीज होती हैं। उनका क्या काम है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड है, उसको विली रख लेंगी अपने पास, विली अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, भर लेंगी अपने अंदर विलीज। और जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, चलो विलीज ने डाइजेस्टेड फूड को तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, वो ले लेगी लार्ज इंटेस्टाइन, जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन ले लेगी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक काम करेगी, वेस्ट के अंदर जितना भी वाटर होगा, वाटर थोड़ी ना वेस्ट होता है, वेस्ट जो बना है हमारा फूड, वेस्ट निकला है जो फूड से, उसके अंदर जितना भी वाटर है वो क्या कर रख, वो लार्ज इंटेस्टाइन अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेगी, और जितना अब वो सॉलिड वेस्ट बचा पूरा जो बेकार है बॉडी के लिए, वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, एनस के पास जाएगा, पहले रेक्टम के पास जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के पास जाएगा, और रेक्टम उस वेस्ट को पहुंचाएगा एनस के पास, और एनस से होकर वो वेस्ट आपकी बॉडी के बाहर चला जाएगा। ये है आपका डाइजेशन, ठीक है। क्या है आपका, ये आपका कंप्लीट डाइजेशन है, जिसमें क्या होता है, बस मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, या फिर रिपीट करने की नीड नहीं है, आप इसे वीडियो को वैसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप जब डिटेल में देखोगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, माउथ से स्टार्ट हुआ था, है ना। माउथ से फिर ईसोफेगस के पास गया, ईसोफेगस से स्टमक के पास आया, स्टमक में क्या रिलीज होता था, पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन पेप्सिन की कंडीशन क्या है, उसे एसिडिक फूड चाहिए, वो कौन देगा, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाएगा पहले, तब पेप्सिन क्या अपना काम करेगा। रह गए कार्बोहाइड्रेट और कौन, फैट। तो इनको कन्वर्ट करने का काम लिवर और पेनक्रियाज ग्लैंड का होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बेटा, लिवर होती है। लिवर से कौन से जूसेस रिलीज होते हैं, बाइल जूसेस रिलीज होते हैं लिवर से, वो बाइल जूसेस। और पैनक्रियाज ग्लैंड जो होती है, इससे भी कुछ एंजाइम डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, ये दोनों मिलकर फैट को फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद ये फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे तो कौन रख लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली एब्जॉर्ब कर लेंगी। विली क्या होती है बता चुकी हूँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करेगी, उस वेस्ट फूड में से जितना भी वाटर होगा उसे अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेगी, और सॉलिड वेस्ट को बाहर दे देगी रेक्टम के पास। फिर रेक्टम उस वेस्ट को दे देगा एनस के पास, और एनस से वो वेस्ट पूरी बॉडी से ही बाहर रिमूव हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो आपको समझना है। अब डाइजेस्टेड फूड किसके पास है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है या नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलीज के पास डाइजेस्टेड फूड है, उससे जुड़ी होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, बोलते हैं ना नसें दिख रही हैं आपकी, तो वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वो कनेक्टेड होती है विलीज से। विलीज से वो डाइजेस्टेड फूड लेती हैं, और पूरी बॉडी में जो सेल्स है उनके पास उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। यही तो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का, पढ़ चुके हैं हम। तो एब्जॉर्प्शन में यही होता है कि फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेना है,
और सारी जो बॉडी में सेल्स है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो सेल्स है उनके पास पहुंचाना है। तो ये काम कौन करेगा? ब्लड करेगा, रिलीज से लेगा डाइजेस्टेड फूड और किसके पास पहुंचा देगा? आपकी ब्लड जो सेल्स है जो आपकी बॉडी में उनके पास पहुंचाएगा। आज के लिए अभी हमें इतना ही करना है। एसिमिलेशन और इजेशन में आपको नेक्स्ट में क्लास में डिस्कस कर दूंगी क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है। फर्स्टली बेटा प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर, है ना, बहुत जरूरी है डाइजेशन को समझना, सबको रिवाइज करना है, ठीक है। प्लीज रिवाइज कर लो इस चैप्टर को एंड इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Good afternoon, ma'am. Good